नमस्कार दोस्तों, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में नीट में जो अब तक प्रॉब्लम्स आई हैं उनको अगर हम देखें, नीट प्रॉब्लम्स को, गुरु महाराज हमारी मदद करें। ये देखें 2014 की एक प्रॉब्लम है। कैलकुलेट द एनर्जी इन जूल कॉरस्पॉन्डिंग टू द लाइट ऑफ वेवलेंथ 45 नैनोमीटर। केवल देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन दिया है उसने कि एक वेवलेंथ दे दी है आपको 45 नैनोमीटर और उसके एक फोटोन की एनर्जी निकलवा रहा है केवल E=SC/λ आपको लगाना है और कुछ नहीं करना है। 2014 की एसएच प्रॉब्लम में मेन खेल ये है, क्या दोस्तों हम कॉन्फिडेंस रखते हैं, कहीं कुछ नहीं करना है। और यहाँ पे उन्होंने जूल ऊपर लिख दिया है, तो ये सब ऑप्शन जूल में, तो मैं नहीं समझता कि मुझे इसमें सॉल्व करने की ज़रूरत है। 6.6 × 10⁻34 आप जानते हैं, इंटू 3 × 10⁸ अपॉन लैम्डा, उसने 45 × 10⁻⁹ 9 8 17 10⁻⁻17 और 15 से अगर मैं इसको काट दूँ दिस इज 4.4 × 10⁻⁻18 जूल। बिल्कुल आसान सा ऑप्शन बन जाता है। मैं नहीं समझता कि यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ है जहाँ पे कोई मेडिकल कह सकता है। एक आसान सी प्रॉब्लम है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इन अर्क्स पर मोल इज गिवन एज, जो अर्थ पर मोल में जो एनर्जी दे रखी है वो आपसे पूछना चाह रहा है यहाँ पे। तो दोस्तों एक चीज आप याद रखिए, यहाँ पे उसने कहा E आप जानते हैं, इसको लगाएंगे तो E=SC/λ पे अगर हम काम करें, ये अगर हम काम करें यहाँ पे, तो H जो यूनिट आएगा वो आप जानते हैं जूल में लेंगे या अर्क्स में लेंगे। जो C की यूनिट लेंगे वो मीटर पर सेकंड लेंगे या फिर सेंटीमीटर पर सेकंड लेंगे, और लैम्डा हम मीटर में लेंगे या फिर सेंटीमीटर में लेंगे। तो अगर हम CGS में काम करना चाह रहे हैं तो फिर आपको इस क्वेश्चन में समझ लेना चाहिए कि दिस लैम्डा इज इन सेंटीमीटर। हालांकि उन्होंने लिखा नहीं है यहां पे, मतलब ये OBBS है, क्योंकि ऊपर ये अर्ग के अलावा ये मीटर और सेंटीमीटर आ जाएगा ऊपर, जो क्योंकि C की यूनिट दे रखी है, C हमें लेना पड़ेगा वहां पे। और अगर हम MKS में काम कर रहे होंगे, SI में, तो अगर हम कोई वैल्यू निकालते हैं और अपॉन लैम्डा आता है तो वो OBBS है कि इट शुड बी इन मीटर, ऐसे होना चाहिए। तो यहाँ पे उन्होंने अर्ग्स पर मोल लिया, लैम्डा को ऐसा छोड़ दिया है। तो क्योंकि ये अर्ग्स में ले रहे हैं यहाँ पे, तो OBBS है, लैम्डा सेंटीमीटर में है और आपको हर चीज़ को अर्ग्स में ही लेना है। बहुत आसान सी क्वेश्चन है, लेकिन आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। E=SC/λ मैं आपको समझा देता हूँ। और यहाँ पे ये आप जानते हैं एक फोटोन के लिए होता है, n फोटोन के लिए हम लिखेंगे NSC/λ। अब क्योंकि 1 मोल के लिए कह रहा है वो आपसे, तो 1 मोल डाल देते हैं। 1 मोल आप जानते हैं 6.02 × 10⁻23 इंटू H की वैल्यू में डाल दूं यहाँ पे, तो 6.6 × 10⁻⁻27। नॉर्मली हम -34 लेके चलते हैं क्योंकि हम जूल में काम करते हैं। और C की वैल्यू 3 × 10⁻10, ये दोनों वैल्यू दे भी रखी हैं। हम नॉर्मली SI में काम करते हैं तो हम H लेते हैं 6.6 × 10⁻34 और C लेते हैं हम 3 × 10⁸। लेकिन क्योंकि वो अर्क्स में काम कराना चाह रहा है अपॉन लैम्डा,
तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो वैल्यू आ जाएगी आपके पास में, ये आ जाएगी आपकी दिस वन 1.196 इंटू 10⁸ अपॉन लेमडा अर्ग्स पर मोल। ये ओबीबीएस है कि लेमडा यहाँ पे सेंटीमीटर में है, मतलब आप खाली लेमडा लिख के नहीं छोड़ सकते। अगर यही काम मैंने किया होता एसआई में, जरा ध्यान से देखिए, समझिए मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। इफ एसआई, तो ये जो हमारा आंसर आया था 1.19 इंटू 10⁸ अर्ग्स पर लेमडा, तो ऐसा नहीं है कि हम इसे जूल में चेंज कर दें, पर लेमडा, ये गलत हो जाएगा। आपने कहा क्यों? क्योंकि लेमडा वहां पे ये सेंटीमीटर में था और यहां पे लेमडा मीटर में लेना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर का जो पोर्शन है वहां हमने वेलोसिटी ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट को इस्तेमाल किया है 3 × 10⁸ या 3 × 10 मीटर पर सेकेंड। जैसे मैं यहां पे सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको, इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू 6.6 इंटू 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ अपॉन लेमडा। अब ये मैंने एसआई में सॉल्व किया है, तो ये 1.19 इंटू 10⁻, कितना आएगा? ये 6 आएगा अपॉन लेमडा। लेमडा यहां मीटर में, याद रखिए इस बात को। तो अब देखिए, उसने जब ऑप्शन दिया तो उसने लिखा नहीं यहां पे कि लेमडा हमें किस में लेना है, तो उसने जब यहां पे लिख दिया है कि हम अर्क्स में पूछना चाह रहे हैं, तो ये ओबीबीएस है कि लेमडा हम सेंटीमीटर में लेके चल रहे होंगे। समथिंग रॉन्ग? The value of Planck constant is 6.63 × 10⁻34 जूल सेकेंड। The speed of light is ना, which value is closest to the wavelength in nanometer। ये बहुत बेहतरीन क्वालिटी का क्वेश्चन है, ये पहले भी एक बार आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, मैं इसे हमेशा अपने टेस्ट में देता हूं। ये 2003 में भी आया था क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट इज इतनी प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू आपको दे रखी है और आपसे वो पूछना चाह रहा है, और ये सब दे दिया उसने, स्पीड ऑफ लाइट भी दे दी है। विच वैल्यू इज क्लोजेस्ट द वेवलेंथ ऑफ नैनोमीटर, नैनोमीटर में, तो ऊपर उसने नीचे नैनोमीटर नहीं लिखा है। और आपसे पूछना चाह रहा है, वेवलेंथ पूछना है, फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू दिया है 6 × 10⁻15 पर सेकेंड, और वेवलेंथ आपसे पूछ रहा है। आप जानते हैं फ्रीक्वेंसी इक्वल टू c बाई लेमडा होता है, और लेमडा इक्वल टू c अपॉन फ्रीक्वेंसी, दिस इज 3 × 10⁸ अपॉन व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, इट इज 6 × 10⁻15। और ये आपने जब सॉल्व किया, दिस इज 5 × 10⁻⁻8, इतने मीटर आया, और दिस इज सर्टेनली 15 नैनोमीटर। हमें नैनोमीटर में चाहिए, नैनोमीटर यहाँ लिखना भूल गया, नहीं लिखा है उसने जानबूझ के, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ऊपर उसने नैनोमीटर दे रखा है। बाई चांस यहाँ पे 5, अगर यहाँ पे एक ऑप्शन 5 भी होता तो शायद बच्चे उसमें मार्क कर देते। 2003 में भी आपको एक ऐसी प्रॉब्लम मिलेगी, बहुत बढ़िया क्वालिटी प्रॉब्लम होती है, गलती होने के चांसेज। द एनर्जी E1 and E2 ऑफ टू रेडिएशंस आर इतना, द रिलेशन बिटवीन देयर वेवलेंथ E1 and E2। मैं समझता हूँ बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन, आपको जिस तरह का लड्डू पसंद हो ये उस तरह का क्वेश्चन है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वो EB में दे रखा है, दोनों EB में दिया है। अगर दोनों की एनर्जी एक दूसरे के 1:2 रेशो में 25:50 में है, तो सर्टेनली वेवलेंथ जो आएगी वो ये 1:2 रेशो हो गई, तो वेवलेंथ की रेशो 2:1 हो जाएगी। आप जानते हैं एनर्जी इक्वल टू SC बाई लेमडा होता है, एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होती है। तो मैं समझता हूँ बिल्कुल आसान सी बात, तो हम ये कह सकते हैं लेमडा 1 इस और लेमडा 2:1 की रेशो में लेमडा 1 इक्वल टू 2 × लेमडा 2 हम कह सकते हैं, लेमडा 1 इक्वल टू 2 × लेमडा 2।
द एनर्जी एब्जॉर्ब बाई ईच मॉलिक्यूल A2 ऑफ ए सब्सटेंस इज इतना एंड बॉन्ड एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज इतना, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल पर एटम। ये खास बात है इस क्वेश्चन में कि उसने बाद में पर एटम पूछ लिया है। एक छोटी सी चीज आपको देखिए, A2 है यहाँ पे A2, तो जब A2 टूटेगा तो 2A में टूटेगा, बस इतनी सी बात है। तो काइनेटिक आप जानते हैं, आपने A2 को तोड़ा A प्लस A में, तो कितनी एनर्जी देनी पड़ी आपको? जो एनर्जी गिवन हुई वो हुई बॉन्ड एनर्जी के बराबर। और एनर्जी ऑफ फोटोन, जो फोटोन की एनर्जी आई, आप ऐसे मान के चलिए कि आपने एक शॉपकीपर को 500 रुपये दिए, आप 2 भाई गए एक साथ में और उन्हें 500 रुपीज़ दिया और 400 रुपये का आपने सामान खरीदा। तो उसने, शॉपकीपर ने जो बचे हुए पैसे थे वो दोनों भाइयों को इक्वल बांट दिए। तो बताइए एक को कितने पैसे मिले? आपने कहा साहब 50 रुपये मिले। वही बात यहाँ पर है कि एनर्जी ऑफ फोटोन दे रखी है आपको कितनी, दिस वन 4.4 × 10⁻19। बहुत आसान क्वेश्चन है। और एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी कितनी दे रखी है? दिस इज 4 × 10⁻19। तो काइनेटिक एनर्जी टोटल कितनी बची? दिस इज 4.4 × 10⁻19 माइनस 4 × 10⁻19, और पर एटम, दोनों एटम को मिला के थी तो डिवाइडेड बाई 2, तो दैट इज इक्वल टू, आपके पास में आ गया आंसर, दिस इज 2 × 10⁻20 जूल पर एटम। आसान क्वेश्चन था, लेकिन गलती होने के चांसेस, क्योंकि नीट में थोड़ा समय कम होता है। द वैल्यू ऑफ प्लेइंग कांस्टेंट इतना दे रखा है, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इतना दे रखा है, विच वैल्यू इज क्लोजेस्ट इन द वेवलेंथ इन नैनोमीटर ऑफ ए क्वांटम ऑफ लाइट विद फ्रीक्वेंसी 8 × 10⁻15। मैंने कहा था अभी थोड़ी देर पहले जब पढ़ा रहा था, वो कर रहा था कि ये क्वेश्चन 2003 में भी आया। देखिए वही सेम क्वेश्चन है, नैनोमीटर वो ऊपर लिख के छोड़ गया है। तो फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है, उसकी वेवलेंथ पूछ रहा है। तो फ्रीक्वेंसी आप जानते हैं, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू C/λ होता है, लैम्डा इक्वल टू C अपॉन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, 3 × 10⁸ एंड व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी? इट इज 8 × 10⁻15। इतने हमारे पास में मीटर आया, आप देखें तो, और हमें चाहिए नैनोमीटर में। तो अब आप निकाल सकते हैं विच इज क्लोजेस्ट टू नैनोमीटर। मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया, 3 और ये 8 में दिया है, ठीक किया है मैंने। तो अप्रॉक्सीमेटली आप ये देख सकते हैं कि इट इज 37.5 × 10⁻⁹ मीटर, इट इज 37.5 नैनोमीटर के आसपास, विच इज क्लोजेस्ट। इट इज 3 तो नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, दिस इज वेरी क्लोज। बेहतरीन क्वालिटी क्वेश्चन था। आज भी टेस्ट में बच्चों में 100 बच्चों में से 20 का मुश्किल से करेक्ट होता है, क्योंकि बच्चे सोचते हैं चॉइस ही नहीं मिल रहा है साहब, ये पता नहीं, वो इसको चॉइस मिला रहे होते हैं, इसको इससे मैच करो। 10⁻⁹ में है ही नहीं, जबकि ऊपर वो नैनोमीटर लिख के छोड़ा है। कमाल का क्वेश्चन था साहब। देखिए एक और क्वेश्चन देखिए, इफ द एनर्जी ऑफ ए फोटोन इज गिवन एज इतना, द वेवलेंथ बताइए अब फोटोन इज, कितने आसान क्वेश्चन है। देखिए नीट में E = hc/λ डायरेक्ट क्वेश्चन आपको लगाना है, और वेवलेंथ आपसे पूछ रहा है, एनर्जी आपको दे रखी है, ये दे रखी है। मैं उम्मीद करता हूँ आप इसे सॉल्व कर लेंगे। एक और क्वेश्चन देखिए, इन द फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन द एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन द इंसिडेंट फोटोन। ऐसे कैसे हो सकता है साहब? ये देखिए, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो लोग नहीं जानते हो वो भी समझ जाएंगे। ये एक मेटल पर इलेक्ट्रॉन्स है, मेटल को आप शॉपकीपर मान लीजिए, ये एक मेटल है, एक तरह से इसे शॉपकीपर मान लीजिए। मान लो मित्तल सर एक मेटल है, शॉपकीपर है, और यहाँ मेरे पास में ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स, ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, और एक इलेक्ट्रॉन की जो कॉस्ट है मान लो वो 100 रुपये है, ये है। तो मुझे किसी ने अगर 120 रुपये दिए, तो मैं ये जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा अपने साथ में 20 रुपये, क्योंकि 20 एक्स्ट्रा दिए,
20 रुपये लेके निकलेगा। अगर किसी ने मुझे 150 दिए तो ये जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ये अपने साथ 50 रुपये लेके निकलेगा। अगर किसी ने मुझे 200 रुपये दिए तो ये इलेक्ट्रॉन अपने साथ में, क्योंकि 100 तो मैं काट लूँगा, 100 रुपये की तो कॉस्ट है इसकी। तो ऐसे ही ये एक मेटल है, इस मेटल की कुछ कॉस्ट, इलेक्ट्रॉन की कॉस्ट है यार, दैट इज कॉल्ड एज वर्क फंक्शन। तो जब आप इसमें एनर्जी डालेंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा काइनेटिक एनर्जी वो E-5, ये जो मिनिमम है, ये जो खर्च होगी उसके बराबर। तो वो कह रहा है कि द इन फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन द एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकला उसकी एनर्जी ग्रेटर देन इंसिडेंट फोटोन हो सकती है। आपने कहा कभी नहीं हो सकती, सेम नहीं हो सकती, ये तो तब होगी जब मैं कुछ पैसे ना लूँ। अगर आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ, शॉपकीपर कुछ स्मॉलर देन द एनर्जी पूछा है ना, यस तो स्मॉलर होगी। अगर वेवलेंथ पूछ रहा होता तो कुछ और बात होती, क्योंकि वेवलेंथ तो एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। द इलेक्ट्रॉन वाज शोन एक्सपेरिमेंटली टू हैव वेव प्रॉपर्टीज बाई, याद रखिए डी ब्रोगली इसका आंसर नहीं है। डी ब्रोगली इक्वेशन को एक्सपेरिमेंटली शो किया था डेविसन एंड गर्नर ने। उन्होंने जब क्या किया था कि एक्सरेज को, इलेक्ट्रॉन्स को, इलेक्ट्रॉन कैथोड रेज को का डिफ्रैक्शन पैटर्न उन्होंने देखा था। तो दिस डिफ्रैक्शन पैटर्न वाज फाउंड टू बी सिमिलर टू एक्स रेज। एक्सरेज की जैसा डिफ्रैक्शन ऑफ पैटर्न था कैथोड रेज का। तो उन्होंने प्रूव किया था एक्सपेरिमेंटली कि साहब इलेक्ट्रॉन भी वेव नेचर शो करता है, मेटीरियल वेव कहते हैं जिनको। तो दैट इज द आंसर इज डेविसन एंड, मैं जानता हूं आप में से ज्यादातर लोग जानते थे ये बात। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेवर ट्रू फॉर कैथोड रेज, दे पजेस काइनेटिक एनर्जी, यस कैथोड रेज में काइनेटिक एनर्जी होती है, आप जानते हैं। दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, दे प्रोड्यूस हीट, यस वो प्रोड्यूस हीट करती हैं। दे प्रोड्यूस मैकेनिकल प्रेशर, क्या वो मैकेनिकल प्रेशर प्रोड्यूस करती हैं? मतलब मैकेनिकल प्रेशर का मतलब है कि अगर मैं एक बलून में गैस भर दूं तो बलून फैलना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर बलून में मैं लाइट डालूं, एक टॉर्च लेके लाइट डालूं बलून में, तो क्या बलून फैलना शुरू होगा? आपने कहा नहीं। तो क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस मैकेनिकल प्रेशर प्रोड्यूस करती हैं? नो। तो दैट इज वाई हम यहां पे कह सकते हैं दे प्रोड्यूस मैकेनिक, ये गलत हो जाएगा, बाकी तो सब ठीक है। Which of the following series of transition in the spectrum of hydrogen atom falls in visible region? मैं समझता हूँ इसमें किसी को भी, ये छोटे छोटे लोग भी जानते हैं। देखिए मजे की बात, देखिए 2019 का क्वेश्चन है। विजिबल में कौन लाई करता है? आप जानते हैं लाइमन लाई करती है, लाइमन से स्टार्ट होता है। अल्ट्रावायलेट में बामर लाई करती है, विजिबल में। व्हाट अबाउट द लाइमन, बामर, पाचन, पाचन कहाँ पे करती है? आपने कहा इंफ्रारेड में, बाकी सब इंफ्रारेड में आती है। लाइमन, बामर, पाचन, ब्रैकेट, फुंड, हिम्फ्री, आजकल हुम्फ्री भी चल गया है। बेस्ड ऑन द इक्वेशन, ये एक इक्वेशन दे रखी है, इससे डरने की बात नहीं है, आपको याद होती है। सर्टेन कंक्लूजन्स आर रिटन, विच ऑफ देम इज नॉट करेक्ट। लार्जर द वैल्यू ऑफ एन, जितना एन ज्यादा, द लार्जर इज द ऑर्बिट रेडियस, उतनी रेडियस की ऑर्बिट ज्यादा। ये बात सही है, लेकिन मजे की बात देखिए, आपको एक घंटी बांध लेनी चाहिए सिर पे, टन 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 घंटी, जब आप नीट दें कि उसने नॉट करेक्ट पूछा है, नॉट की घंटी। ऐसे क्वेश्चन को करते समय आपको बार बार बोलना चाहिए नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट पूछा है। तो ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि वो तो नॉट करेक्ट पूछना चाह रहा है। आप जानते हैं रेडियस जो होती है आर एन इक्वल टू 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड होती है। तो जितना एन ज्यादा उतनी रेडियस ज्यादा। तो ये तो सही सेंटेंस है, लेकिन आंसर नहीं है। इक्वेशन कैन बी यूज टू कैलकुलेट चेंज इन एनर्जी व्हेन द इलेक्ट्रॉन चेंजेज ऑर्बिट। इस इक्वेशन को चेंज यूज कर सकते हैं। यस, डेल्टा ई इक्वल टू E2 माइनस E1, that is 21.8 into 10 to the power minus 19 z स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। आप खूब यूज करते हैं इस इक्वेशन को।
तो ये सेंटेंस सही है, आंसर नहीं है। फॉर n इक्वल टू 1 द इलेक्ट्रॉन हैज मोर नेगेटिव एनर्जी देन इट डज फॉर n इक्वल टू 6। तो n इक्वल टू 6 में अनडाउटेडली n इक्वल टू 1 में ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी होगी, क्योंकि 6 में तो डिनोमिनेटर ज़्यादा हो जाएगा। मीन दैट द इलेक्ट्रॉन इज मोर लूजली बाउंड इन द स्मॉलेस्ट अलाउड ऑर्बिट। यहां पे कुछ गलत बोल गया, विच मीन दैट इलेक्ट्रॉन इज मोर लूजली बाउंड इन द स्मॉलेस्ट अलाउड ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन 1 में जो होगा तो वो ज्यादा पास में होगा, तो टाइटली पैक्ड होगा। तो यहां पे ऊपर की बात तो उसने ठीक लिखी, नीचे थोड़ा गड़बड़ है, तो अभी इसे होल्ड कर लेते हैं। इसको देखें, द नेगेटिव साइन इन इक्वेशन सिंपली मीन दैट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन बाउंड टू द न्यूक्लियस इज लोअर देन इट वुड बी इफ द इलेक्ट्रॉन्स वर एट द इनफाइनाइट डिस्टेंस। ये बिल्कुल सही सेंटेंस है, बिल्कुल सही सेंटेंस है, और दैट इज वाई द आंसर इज सी। बिल्कुल बढ़िया सा क्वेश्चन, टॉप क्लास, आपको पसंद आया होगा। According to the Bohr theory, which of the following transition in the hydrogen atom will give rise to the least energetic photon? बोर थ्योरी के हिसाब से कौन से ट्रांजिशन में इलेक्ट्रॉन जो निकले विल गिव द लीस्ट एनर्जेटिक फोटोन, सबसे कम एनर्जी का फोटोन कब निकलेगा? ध्यान रखिए दोस्तों, फोटोन निकल रहा है तो तब जब ऊपर से नीचे कूदेगा। तो 6 to 1 ठीक है, 5 to 4 ठीक है, 6 to 5 ठीक है, 5 to 3 ठीक है। कई बार वो क्या करता है 2 to 3 दे देगा। अब याद रखिए, सबसे एनर्जी हम देखते हैं N2 पर, सॉरी N1 पर। N1 जितनी कम, जितनी N1 कम, N1 कम वाली होती है, लो वैल्यू, लेस वैल्यू, जितनी N1 कम उतनी एनर्जी ऑफ फोटोन ज्यादा। कहां से कूदा वो नहीं देखना हमें, कहां पर कूदा, कहां पर कूदा, ये N1 होती। अगर वो उल्टा जा रहा होता नीचे से ऊपर तो भी हम ये देखते, कहां से चला, N1 देखते। N1 जितनी कम उतनी एनर्जी ऑफ फोटोन ज्यादा, ये सिंपल सा रूल होता है। N2 नहीं देखते हैं। तो N1 सबसे कम, तो हमसे पूछा है लोएस्ट लीस्ट एनर्जी, तो N1 सबसे ज्यादा, मतलब C आ गया। ये सबसे ज्यादा एनर्जी, अगर मैं एनर्जी में अरेंज करूं एनर्जी ऑफ फोटोन में, तो सबसे ज्यादा एनर्जी ऑफ फोटोन 1 में आएगी, A में, फिर आएगा D, फिर आएगा आपका B, और सबसे कम आएगा C। अगर N1 सेम हो, मतलब 3 पे ही कूदा, 3 पे कूदा, 4 से 3, 5 से 3, तब N2 देखते हैं। जितनी N2 ज्यादा फिर उतनी एनर्जी ज्यादा। मैं उम्मीद करता हूं आप ये बात समझते हैं। द एनर्जी ऑफ सेकेंड बोर ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज इतना, ओके ठीक है, पर मोल में है। द एनर्जी ऑफ फोर्थ बोर ऑर्बिट वुड बी, बहुत आसान सी बात, आप जानते हैं एनर्जी जो होती है प्रोपोर्शनल टू, आप अभी फॉर्मूला पढ़ा था आपने, -1312 Z² (n²), ये होती है किलो जूल पर मोल में। अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़े थे -21.8 × 10⁻⁻19 Z² (n²), ये जूल पर इलेक्ट्रॉन पढ़ रहे थे। तो उसने कहा थर्ड ऑर्बिट में इतना है, सेकंड ऑर्बिट में, और आपसे पूछा फोर्थ ऑर्बिट में। तो ऑर्बिट तो ये है, तो हम यहां पे कह सकते हैं E1/E2 इक्वल टू, अब n² आ रहा है तो n2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है अपॉन n1², बस हो गया काम। E1 दे रखा है -328, E2 आपसे पूछ रहा है वो आपसे, और n2 कितना दिया है उसने, कौन सा ऑर्बिट, 4 का ऑर्बिट, तो 16 हो गया। n1 कितना दिया है, 2 का ऑर्बिट, 4 आ गया, बस हो गया काम। आप इसे बिना सॉल्व करे भी कर सकते थे। आपने कहा कैसे, ऐसे कर सकते थे, सेकेंड ऑर्बिट में इतनी है तो फोर्थ ऑर्बिट में एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, नेगेटिव में ज्यादा, मतलब नेट वैल्यू कम, तो माइनस उसमें, तो वहां से भी आप देख सकते थे।